चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिज शर्मा से, जो हमें फोन कर रहे हैं थाने से। जी नमस्कार। TV9 को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये चालू किया है और इससे लोगों की जरूर समस्याएं दूर होती हैं। जी सर। तो मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि एक मेरी एंडोमेंट पॉलिसी 2005 में मैच्योर हुई थी जी, और उसका मेरे को पेमेंट जो एन्युटी चालू हुई वो 2007 में चालू हुई जी, और उस दौरान का जो गैप पीरियड है उसका मेरे को अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। इसका मैंने टेकअप किया, वेस्ट जोन से नॉर्थ इंडिया में भी मैसेज भेजे, LIC हेडक्वार्टर को मैसेज भेजे, कुछ नहीं पता लगा। दूसरी एक पॉलिसी और है मेरी 2006 में हुई है, उसका भी कुछ पता नहीं है, वो मैच्योर हुई है। उसका एक बार मेरे को फोन आया था, मैं आपको फोन नंबर देता हूँ जो कि अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी चलता भी नहीं है फोन LIC का, 9320517491 वो विच इज नॉट वर्किंग एट ऑल नाउ। तो उनका एक बार फोन आया था कि भाई आपका एक DD भेजा था जहां मैं पहले रहता था पुराने एड्रेस पे और वो आपने रिसीव नहीं किया है, तो अभी क्या करें उसका। तो मैंने उनको नया एड्रेस दिया और उन्होंने मेरा लैंडलाइन पे फोन किया जो कि मेरा पुराना वही मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कराया था। उसके बाद कोई अता पता नहीं, अभी दे हैव चेंज देयर नंबर्स आल्सो, और उन्होंने मेरे को एड्रेस भी नहीं दिया कहाँ से वो फोन आया था। तो मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ, वो पैसे का भी नहीं मालूम है। ये दो मेरी समस्या है मेन, और मैंने कम से कम 100 मैसेज भेजे हैं और उसका कभी कभी मैसेज रिप्लाई आता है कि योर प्रॉब्लम इज बीइंग अटेंडेड टू, बट पता नहीं क्या हो रहा है उसका। जी, जी। तो बहुत बहुत मैं आभारी हूँगा जी अगर आप इसका कुछ समाधान देंगे तो। जी, इसका समाधान मेरे ख्याल से आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए अब आपके पास तो सब कुछ लिखित में है जो आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से आपने कंप्लेंट लिखित में भी की है, लिखित में भी वहाँ से भी आया है कि हम आपकी समस्या देख रहे हैं और इसका निदान करेंगे। तो अब आपने उनको काफ़ी टाइम दे दिया, फिर भी आपकी समस्या का निदान हुआ नहीं है। अब आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर आप IRDA की साइट पे जाएंगे www.irdaindia.org, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के एड्रेस मिलेंगे और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी आपको मिलेगा। तो या तो आप लिखित में चिट्ठी भेज सकते हैं उनको, या इवन ईमेल से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जो बम्बई का इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है उसकी ऑफिस सेंटा क्रूज में, LIC की जो ऑफिस है सेंटा क्रूज वेस्ट में, उसी में है, उनकी 2nd या 3rd फ्लोर पर है। वो एड्रेस आपको IRDA की साइट से मिलेगा। मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगर आप ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करेंगे तो कम से कम 15 से 30 दिन में आपकी प्रॉब्लम का जो है निदान जरूर से होगा। मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है। तो आप अब सारी बातें छोड़ दीजिए, आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करिए। जी सर, और अगर जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की बात करें तो क्या ऐसा कुछ है अगर कंपनी यहाँ हेडक्वार्टर्ड नहीं है, कहीं बाहर है, मुंबई में नहीं, कहीं मे बी नॉर्थ में है, कहीं है, तो भी मुंबई का ओम्बड्समैन ही सही होगा मतलब कॉन्टैक्ट करने के लिए? तो ओम्बड्समैन का जुरिस्डिक्शन कस्टमर से आता है या इशूइंग ऑफिस से आता है। तो क्लियरली इनके केस में इशूइंग ऑफिस मेरे ख्याल से मुंबई का ही होगा। आप मुंबई में कंप्लेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ओम्बड्समैन की ऑफिस में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप ईमेल से कंप्लेंट कर सकते हैं। हमने अपना पैसा में कई लोगों को ऐसी सलाह दी है और सभी की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई है। ये बहुत ही कारगर एक उपाय है जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने दिया है कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए। इसका फायदा हर कस्टमर को उठाना चाहिए। जी ब्रिज शर्मा जी, हमें उम्मीद है कि आप भी ओम्बड्समैन के पास जाएंगे और आपकी जो समस्या है उसका हल जरूर मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं हिमांशु से। जी हिमांशु जी, पूछिए अपना सवाल। सर, आई हैव 2 questions. या One, yes sir, I have 2 questions. या हिमांशु, टेल मी। There are around 500 mutual schemes of the different fund houses which are available now. Okay. And it is easy to track their performance on individual basis. Okay. So it is better option to invest in the index fund. Okay. So which gives the better option. Matlab it is easy, like whatever index gives the returns, that is short of that index fund. जी. And second question is, it is right time to invest in a bond fund because the interest rate is going to be softened in the next near term. जी ओके, बहुत ही बधाई आपको कि आपने ऐसे सवाल उठाए हैं। नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं कि इंडेक्स फंड क्या होता है और बॉन्ड फंड क्या होता है। तो पहला सवाल, एक जस्ट क्विकली सवाल का जवाब नहीं देते हुए, इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड्स का एक ऐसा फंड होता है जो कि उस इंडेक्स को मिरर करता है। यानी कि अगर निफ्टी फंड है
तो जितने भी पैसे उस फंड में होते हैं करीबन 95-96% पैसे उसी 50 शेयर्स में, उसी वेट में उस फंड में होते हैं। तो नॉर्मली अगर निफ्टी उठेगा तो ये इसका एनएवी भी उठेगा, और अगर निफ्टी गिरेगा तो इसका एनएवी भी गिरेगा। थोड़ी बहुत एरर होती है, उसको ट्रैकिंग एरर कहते हैं, बट अदरवाइज मोर और लेस ये निफ्टी के साथ ही घटता है या बढ़ता है। तो ये एक बहुत, इसमें मैनेजमेंट फी जो होती है फंड की काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर नहीं चाहिए, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो पैसा आता है उसको फंड के मुताबिक, इंडेक्स के मुताबिक उसको इन्वेस्ट कर सके। तो इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज बहुत कम होता है। तो ओवर अ लॉन्ग टर्म आप 5, 10, 15 साल के लिए अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक अहम हिस्सा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। इसमें आपको इक्विटी का बेनिफिट मिलता है विदाउट द रिस्क ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज। टिपिकली बहुत कम ऐसे फंड्स होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स जिनको कहते हैं, नॉन इंडेक्स फंड्स, जहां पे एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि किस में डालना है। ऐसे बहुत कम फंड्स होते हैं जो कि इंडेक्स को बीट करते हैं कंसिस्टेंटली ओवर 10 से 15 साल। इसलिए अपना पैसा से तो हम आपको यही कहेंगे कि इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है। शायद हिंदुस्तान के संदर्भ में अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई है, ये मुझे कहना पड़ेगा, और वो इसलिए कि इंडेक्स फंड अभी तक पॉपुलर नहीं हुए, तो इसलिए इनकी साइज जो है वो अभी छोटी है, और अभी उनका 3 या 4 साल का या 5 साल का ही हिस्ट्री है। लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट इंडेक्स फंड्स बहुत अच्छे हैं, और लॉन्ग टर्म अगर आपको इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे, ऐसा हमारा मानना है। जी रुंगटा साहब, अब हम एक सवाल लेते हैं जो आया है हमें ईमेल से। एक दर्शक हैं राहुल नाम के, वो एक पूछना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है नए सिस्टम में किस तरीके से चार्ज किया जाएगा। खैर प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में तो जितना मुझे मालूम है वो ये है कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी टैक्स जो लगता है आपको, जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चार्ज करता है, वो आपके रेटेबल वैल्यू पे लगता है, और वो काफ़ी उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। उसका रेंट के हिसाब से उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। अब उसको चेंज कर कर आपके कैपिटल वैल्यू, यानी जो फ्लैट की या कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत है रेडी रेकनर के मुताबिक, उसके बेसिस पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन हमने देखी थी कि साउथ बॉम्बे की जो सबसे महंगी लोकेलिटीज़ है वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स कम है, क्योंकि भाड़े फ्रोजन है, पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, भाड़े 1940 के हिसाब से, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से फ्रोजन है, तो वहाँ का टैक्स कम है। सबर्ब्स जो इन दिनों में बने हैं वहाँ के टैक्स ज़्यादा है। ये जो एक एनामोली है ये नए सिस्टम से कम होगी, धीरे धीरे होगी, क्योंकि उन्होंने कैप लगाया है कि एक साथ आपका प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ नहीं सकता। तो लेकिन धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट, जैसे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा 4 या 5 या 6 साल में, जो एक समानता आनी चाहिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से आप प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए, वो मेरे ख्याल से 5 या 6 साल में वो समानता आ जाएगी।